हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल थ्योरेटिकल फिजिक्स। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम बहुत जल्द जेएनयू, बीएचयू, डीयू, इवन आपका नेट जेआरएफ का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो सेकेंड डे बट लेक्चर फर्स्ट है, तो फर्स्ट लेक्चर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे शुरू करेंगे। फर्स्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट लेक्चर हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है हमारा वो डायमेंशन एनालिसिस पे बेस्ड है। डायमेंशन एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। इसका एक पीडीएफ और जेपीजी मैंने शेयर कर रखा है। मे बी आपको लिंक यूट्यूब का वहीं से मिला हो, तो आप उन क्वेश्चंस को उस जेपीजी पिक में या फिर पीडीएफ में देख सकते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चन से आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस उसमें आईआईटी जेई के हैं, कुछ क्वेश्चंस उसमें जेएनयू के हैं और कुछ क्वेश्चंस उसमें नेट जेआरएफ के। इवन कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो जेएनयू में भी पूछे गए हैं और नेट जेआरएफ में भी पूछे गए हैं। तो बेसिकली अगर मैं इस लेक्चर की बात करता हूं तो हमारा मेन टारगेट इस लेक्चर का ये होगा, मेन एम इस लेक्चर का ये होगा कि हम यहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस को क्या करें, थोड़ा सा एनालाइज करें, समझें। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारे इस लेक्चर को। तो देखिए, जो सबसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपका आया है यहाँ पे आईआईटी जेई में। काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी अच्छे कॉन्सेप्ट आपके इसमें क्लियर हो सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन है पी इज व्हाट, प्रेशर। ठीक है, फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट इज व्हाट, इनर्शियल प्रेशर। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा ई, यू नो वेरी वेल व्हाट इज ई। ठीक है, तो ई यहाँ पे हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन और यहाँ पे ई की पावर है अल्फा। अल्फा एक कांस्टेंट है। देखिए, कांस्टेंट भी टू टाइप्स के होते हैं, एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है, एक डायमेंशन के साथ कांस्टेंट होता है। जैसे अगर मैं 2 पाई की बात करता हूँ, 6 पाई की बात करता हूँ, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, डायमेंशन लेस कांस्टेंट होते हैं। पर मैं ईटा की बात करूंगा, विस्कोसिटी, या जी की बात करूंगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या फिर आर की बात करूंगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट तो है बट इनकी डायमेंशन होती है। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज भी कह सकते हैं, जैसे के। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जो कांस्टेंट होती है वो डायमेंशन लेस भी होती है, इवन उनकी डायमेंशन भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो अल्फा है एक ऐसा कांस्टेंट है, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। चलिए, कांस्टेंट का मतलब ये मत समझना कि उसका डायमेंशन नहीं होगा, इवन डायमेंशन हो भी सकता है और डायमेंशन नहीं भी हो सकता, तो अभी पता चल जाएगा सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, केबी इज व्हाट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, टी इज व्हाट, टेम्परेचर अपॉन एच क्या है यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपको गिवन है और पूछ क्या रहा है, अल्फा की डायमेंशन। क्या पूछ रहा है, अल्फा की डायमेंशन। तो देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी जेई में पूछा गया है, तो डेफिनेटली कॉन्सेप्ट बेस होगा। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अदरवाइज इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। सबसे हार्ड क्वेश्चन में डायमेंशन एनालिसिस का इसे ही बोलता हूँ। मे बी नेट जेआरएफ में आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो वही लोग सेट करते हैं। ठीक है, सेम प्रोफेसर सेट करते हैं। तो मे बी अगर आईआईटी के किसी प्रोफेसर ने क्वेश्चन सेट किया तो मे बी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसके आने की पॉसिबिलिटी भी है। खैर, आज तक ये नेट जेआरएफ और जेएनयू में पूछा नहीं गया है। ठीक है, बट मे बी एक नया क्वेश्चन बन जाए। अगर मैं पेपर सेट करता हूँ तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन जरूर देता है, एक ना एक बार, 101%, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है ये। ठीक है, तो देखिए, अल्फा की आपको क्या करना है, यहाँ पे डायमेंशन निकालना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, सॉल्व करता हूं मैं इसको। क्या करेंगे आप यहाँ पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, और लॉग बेस क्या होगा, ई। अच्छा, लॉग और एलएन में डिफरेंस पता है ना। ठीक है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। अगर मैं लिखता हूं सिर्फ लॉग, ठीक है, तो आपको समझना है इसका बेस कितना है, 10। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं एलएन तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लॉग बेस ई। तो अगर मैंने एलएन लिख दिया, फाइनली हम कभी भी लॉग को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हम लॉग लिखेंगे तो हमेशा उसका बेस लिखेंगे, या तो बेस ई होगा, अदरवाइज बेस 10 होगा, या फिर अदरवाइज बेस क्या होगा, 2 भी हो सकता है। ठीक है, पर जैसे हमने एलएन लिख दिया, एलएन का मतलब होता है नेचुरल लॉग, और नेचुरल लॉग का बेस कितना होता है, ई होता है। तो यहाँ पे मैं एलएन ई की जगह, सॉरी, लॉग ई की जगह एलएन भी यूज कर सकता हूँ। एलएन का मतलब आपको समझ जाना है
कि जो log का बेस है वो क्या है, e है। ठीक है, चलिए तो log लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे ln p इज इक्वल टू ln p नॉट। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं एक स्टेप, ln p नॉट प्लस ln e की पावर अल्फा के बी टी अपॉन एच। कुछ नहीं करा है मैंने, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी है, यू नो वेरी वेल लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, m क्रॉस n। लॉग m क्रॉस n इक्वल टू क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n। तो मैंने क्या करा, एक स्टेप स्किप कर दिया और डायरेक्ट क्या कर दिया, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। ठीक है, आप बीएससी एमएससी स्टूडेंट्स है तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें आपको दिक्कत आने वाली है, वैसे भी एक क्रैश कोर्स है तो मैं मान के चलूंगा आपको थोड़ी बहुत फिजिक्स आती है। ठीक है, और मैथ्स भी। अब देखें यहाँ पर क्या है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज आप क्या कर सकते हैं, लॉग की एक और प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। लॉग की एक और प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग m की पावर n इज इक्वल टू n लॉग m। तो जो चीज पावर में होती है वो क्या हो जाती है, उसके मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ln p तो वैसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं, ln p नॉट भी वैसे ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं, प्लस अब देखिए यहाँ पे ये जो पावर है ये क्या हो जाएगा, अल्फा के बी टी अपॉन एच, और ये क्या हो जाएगा, ln e का मतलब अगेन लॉग ई बेस पर e। अब आपको ये बात पता होना चाहिए, अगर बेस और एंगल सेम हो, ठीक है, एंगल क्या होता है, अगर मैं कहता हूं लॉग ई बेस पर e तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। अगर मैं कहता हूं लॉग 10 बेस पर 10 तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। अगर मैं कहता हूं लॉग 2 बेस पर 2 तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, इसे बोलते हैं बेस, ये आपका है बेस, ठीक है, और ये है आपका क्या, एंगल। अगर एंगल और बेस सेम होते हैं इन दिस केस उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देखिए ln e का मतलब क्या होता है, ln e का मतलब हो जाएगा लॉग e बेस पर e। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ इसकी वैल्यू हमारी कितनी मिल जाएगी बताइए, 1। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ln p इज इक्वल टू ln p नॉट प्लस अल्फा के बी टी अपॉन एच। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आएगा होमोजेनियस लॉ। ठीक है, काफी अच्छा लॉ है, बहुत अच्छा लॉ है बस। चलिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक लॉ आएगा होमोजेनियस लॉ। कौन सा, होमोजेनियस लॉ। होमोजेनियस लॉ क्या बोलता है, होमोजेनियस लॉ ये बोलता है कि सेम प्रकार की डायमेंशन को आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और सेम प्रकार के डायमेंशन को आप क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पहले आप होमोजेनियस लॉ समझ लो, होमोजेनियस लॉ आप समझ जाओगे, उसके बाद आपके कम से कम यहाँ पे 3 क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे जो मैं आज कराने वाला हूँ। ठीक है, होमोजेनियस लॉ क्या बोलता है, देखिए इस चीज को मैं समझाता हूँ, अच्छे से क्लियर करता हूँ, सिर्फ रटाऊंगा नहीं, चीजों को क्लियर करूंगा। देखिए अगर मैं कहता हूँ 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, आप क्या 2 मीटर लिख देंगे, 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर क्या 2 मीटर होगा, नहीं, 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, क्या आप इसे 2 सेंटीमीटर लिख देंगे, ये भी गलत है। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर को ऐड करना है तो दोनों के ही यूनिट को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि या तो मैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं या फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दूं। तो या तो मीटर को सेंटीमीटर में करूंगा, अदरवाइज सेंटीमीटर को मीटर में, दोनों में से कोई एक काम करता हूं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं, जो चीज मुझे आसान लग रही है। तो 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, यू नो वेरी वेल, 100 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा बताइए, 101 सेंटीमीटर। अब ये सही है। ठीक है, ऐसे ही मैं कहता हूं 1 kg प्लस 100 ग्राम, क्या आप इसको 101 ग्राम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। या फिर क्या इसे आप 1 kg प्लस 100 ग्राम, क्या आप इसको 101 kg लिख सकते हैं, ये भी नहीं लिख सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, या तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर ग्राम को ग्राम को किलोग्राम में, या फिर किलोग्राम को ग्राम में, या फिर ग्राम को किलोग्राम में। ठीक है, मतलब दोनों ही यूनिट को आपको क्या करना पड़ेगा,
सेम करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा देखिए, 1000 ग्राम, आप उल्टा भी कर सकते हैं, ग्राम को किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1000 ग्राम प्लस 100 ग्राम। अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, 1100 ग्राम। ये आपका सही होगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि आप सेम प्रकार के ही यूनिट को, अब यूनिट का सीधा कोरिलेशन किससे हो जाता है, डायमेंशन से हो जाता है। मतलब अगर सेम प्रकार की यूनिट ऐड हो रही है, या फिर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, नॉट कंपलसरी कि आपको ऐड ही करना है। माइनस भी करने के लिए आपको दोनों क्वांटिटीज को क्या करना पड़ेगा, दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को सेम करना पड़ेगा, इवन आपको उसकी यूनिट भी सेम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यूनिट सेम होगा तभी होगा। अब आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्या करना चाहूँ, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। गलत उल्टा शुरू कर दिया, कोई नहीं। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और लेता हूँ, मैं कहता हूँ 1 किलोग्राम प्लस 1 मीटर, तो आपके यहाँ पे 2 kg लिख देंगे, गलत है। 1 किलोग्राम प्लस 1 मीटर, तो क्या आप यहाँ पे 2 मीटर लिख देंगे, ये भी गलत है। आप इन दोनों को तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो, सेम हो, इवन दोनों की यूनिट भी सेम होनी चाहिए। मीटर को मीटर में ही ऐड करना है, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही ऐड करना है, किलोग्राम को किलोग्राम में ही ऐड करना है, ग्राम को ग्राम में ही ऐड करना है। ठीक है, तो इवन फिजिकल क्वांटिटीज भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ किलोग्राम है तो यहाँ भी किलोग्राम हो, अगर यहाँ किलोग्राम है तो यहाँ भी किलोग्राम हो, यहाँ मीटर है तो यहाँ भी मीटर हो, तभी आप उसको ऐड कर सकते हैं, इवन सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे अगर फिजिकल क्वांटिटी से डिफरेंट हो जाए, फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट हो जाए, तो क्या आप इसको ऐड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्या आप इसको सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई दो चीज ऐड हो रही है या कोई दो चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है, इन दिस केस दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, सेम है। और अगर दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज सेम है तो दोनों का डायमेंशन भी क्या होगा, डेफिनेटली सेम होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं कहता हूं अगर 1 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम इज इक्वल टू 3 किलोग्राम, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका डायमेंशन भी क्या होगा, किलोग्राम का डायमेंशन क्या होता है, किलोग्राम का डायमेंशन मास। ठीक है, इसका भी डायमेंशन क्या होगा, मास होगा, और इसका भी डायमेंशन क्या होगा, मास होगा। तीनों का ही डायमेंशन क्या होगा, मास होगा। इसका मतलब तीनों के ही डायमेंशन क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी चीज तभी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट या इक्वल कर सकते हैं जब तीनों का ही डायमेंशन क्या होगा, या फिर चारों का ही, जितनी भी आपकी क्वांटिटीज है उन सबका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसे कहते हैं होमोजीनियस लॉ। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या कंक्लूजन निकलता है अकॉर्डिंग टू होमोजीनियस लॉ। मिटा देता हूं मैं। अकॉर्डिंग टू होमोजीनियस लॉ, ये जो LNP देख रहे हैं, LNP का डायमेंशन LNP0 के डायमेंशन के इक्वल होगा, और इसका डायमेंशन किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या होगा, दोनों ऐड हो रखा है। तो अकॉर्डिंग टू होमोजेनियस लॉ मैं ये लिख सकता हूँ, देखो एक बार, डायमेंशन ऑफ LNP इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ LNP0 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा KBT अपॉन H। ओके फाइन, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक कॉन्सेप्ट और लगेगा। क्यों मैं इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन बोलता हूँ, क्योंकि इसमें कम से कम 3 से 4 कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे डायमेंशन एनालिसिस इकलौते कॉन्सेप्ट में लग जाते हैं इसमें। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि मैंने कहा log E बेस पर x। अब देखिए जो x है ये क्या है, एंगल है। x क्या है, एंगल है, और बेस तो बेस है, बेस का फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। और यू नो वेरी वेल एंगल क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। एंगल क्या होता है, डायमेंशनलेस। इसका मतलब इसका जो x का डायमेंशन होगा, एंगल क्या होता है, यू नो वेरी वेल, एंगल इज डायमेंशनलेस। ठीक है, एंगल डायमेंशनलेस है। अगेन बोल रहा हूं कि आपको थोड़ी बहुत फिजिक्स आती है तभी मैं क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं नहीं बताऊंगा डायमेंशनलेस क्यों होता है। तो एंगल क्या होता है आपका, डायमेंशनलेस होता है। अब डायमेंशनलेस एंगल होता है तो इसका मतलब क्या, अगर ये डायमेंशनलेस है तो पूरी की पूरी फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, डायमेंशनलेस होगी। ऐसे साइन थीटा या साइन एक्स में ये क्या होता है, एंगल होता है। ठीक है, तो अगेन ये भी क्या होगा, पूरा का पूरा डायमेंशनलेस हो जाएगा, क्योंकि एक्स क्या है यहाँ पे, एंगल है। एंगल डायमेंशनलेस है तो पूरी की पूरी फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डायमेंशनलेस हो जाती है। और यू नो वेरी वेल साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप खैर कर सकते हैं। कॉस थीटा या कॉस एक्स, यहाँ पे
एक्स, ये भी क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, तो इससे हमें साफ पता चलता है एक्स यहाँ पे एंगल है, और एंगल क्या होता है, एंगल्स आर डायमेंशनलेस इन दिस, इट्स मीन, इससे कंक्लूजन निकलता है कि जो log ई एक्स या फिर log 10 बेस पर एक्स, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका लॉगरिथम फंक्शन होता है अगेन क्या होता है, वो डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये आपका है ये क्या है, M0 L0 T0 डायमेंशनलेस है। ठीक है, ये भी क्या आपका M0 L0 T0, ये भी डायमेंशनलेस है, और ये भी आपका क्या होगा, M0 L0 T0। क्यों, क्योंकि हमने पहले क्या कहा था, अगर इसका डायमेंशन M0, अगर इसका डायमेंशन सपोज दैट इन केस अगर इसका डायमेंशन L(T⁻⁻1) होता, इसका मतलब इसका डायमेंशन भी यही होता और इसका डायमेंशन भी यही होता। ठीक है, बट यहाँ पर हमने क्या कहा, हमने कहा एल पी, इसका डायमेंशन अगर डायमेंशन लेस है तो इसका डायमेंशन भी डेफिनेटली डायमेंशन लेस होगा। तो खैर एल की प्रॉपर्टी से पता चल रहा है, लॉग की प्रॉपर्टी से। ठीक है, क्योंकि लॉग आपका क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो अगेन क्या होगा, अगर इस चीज में ऐड हुआ है, अगर इस चीज में ऐड हुआ है या सब्ट्रैक्ट हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्या होगा, डायमेंशन लेस ही होगा डेफिनेटली। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेता हूँ और इसे इक्वेशन सेकंड कंडीशन कंसीडर कर लेता हूँ, और दोनों ही इक्वेशन को कंपेयर करवाता हूँ। जब मैं दोनों ही इक्वेशन को कंपेयर कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा बताइए, अल्फा के बी टी अपॉन एच का डायमेंशन इज इक्वल टू M0 का डायमेंशन, L0 का डायमेंशन, T0 का डायमेंशन। तो भैया इतनी बड़ी कहानी लिखने के लिए हमने आपको सब कुछ समझाया। मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख सकता था, पर मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा। अगर मैं डायरेक्ट लिखता तो यार फिर फिजिक्स का बात की। ठीक है, फिजिक्स पढ़ना है, समझना है, रटना नहीं है, ट्रिक्स नहीं बतानी है कि ऊपर जो भी लिखा हुआ है उसे क्या कर दो, डायमेंशन लेस कर दो। तो चलो ट्रिक्स अभी बता देंगे थोड़ी देर में, दिक्कत थोड़े ना, पर समझ गया ना ये चीज आई कहाँ से, वो जरूरी है। ठीक है, तो अगर हम MSc फिजिक्स हैं या फिर BSc फिजिक्स है तो डेफिनेटली यार ट्रिक्स पे नहीं जाएंगे, बीटेक वाले करते हैं ट्रिक्स, हम लोग नहीं करेंगे ट्रिक्स यहाँ पे। ठीक है, वी आर फ्यूचर फिजिसिस्ट। अगर हम लोग एक शॉर्टकट पे चले गए तो भैया कुछ नहीं हो सकता। फिर रिसर्च का शॉर्टकट कुछ नहीं होता, याद रखना। ठीक है, उस शॉर्टकट के लिए भी आपको इतना लंबा चौड़ा पहले सीखना पड़ेगा। चलिए अब देखें यहाँ पर क्या, मुझे डायमेंशन किसकी निकालनी थी, अल्फा की। तो अल्फा की डायमेंशन क्या हो जाएगी, M0 L0 T0। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये H है, ये H ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो। ठीक है, अपॉन के बी टी। ठीक है, ये हो जाएगा डेफिनेटली, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबको आता है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब देखें यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे क्या के बी टी, के बी क्या है, यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर है। अब आप यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का अलग से डायमेंशन निकालो। चलो पहले एच का निकाल देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यू नो वेरी वेल लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, अच्छे से जानते हो। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज टू एच इक्वल टू लैम्डा पी। अगर मैं एच का डायमेंशन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, लैम्डा का डायमेंशन इंटू मोमेंटम का डायमेंशन। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, एच का डायमेंशन हो जाएगा लैम्डा। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, लेंथ लिख दो। ठीक है, अब देखिए एम क्या है, एम या पी क्या है, यहाँ पे पी क्या, मोमेंटम क्या होता है बताइए। यहाँ पे मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, मोमेंटम होता है एम बी। ठीक है, एम का डायमेंशन क्या होता है, मास। ठीक है, मास का एम, और वी का क्या होता है, LT-1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए, ML2T-1। तो ये क्या मिल गया मुझे बताइए, एच का डायमेंशन मिल गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एच का डायमेंशन हमें पता चल गया। एच का डायमेंशन क्या है, ML2T-1। क्लियर। अब देखिए के बी और टी का, अब आप अलग से के बी का डायमेंशन निकालेंगे, और टी का तो सबको पता ही होता है। तो यार देखो ज्यादा मेहनत नहीं करना है, कभी कभी दिमाग भी यूज कर लेना। क्या दिमाग यूज करना है, यू नो वेरी वेल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ के बी टी या एफ के बी टी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एफ के बी टी। अब देखिए जो के बी टी है, एफ के बी टी, एफ क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, तो इसका तो कोई डायमेंशन नहीं है। तो भैया इसका तो वजूद ही हटा दो, ये कांस्टेंट है, मुझे कोई मतलब नहीं फिलहाल। ठीक है, कांस्टेंट है, कोई बात नहीं, कंसिडर करके चलना, कांस्टेंट है, मैंने हटा दिया। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि नहीं होता है। अब देखिए केबीटी क्या, काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब केबीटी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। और हमें काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या रटा हुआ है यार, तो क्यों मेहनत करे अलग से केबी का निकालने के लिए। ठीक है, तो कभी कभी दिमाग लगाना पड़ता है। तो इसका मतलब अगर मैं केबीटी की बात करता हूँ, केबीटी इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। और यू नो वेरी वेल काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ML2T-2। इज दैट क्लियर। चलिए, तो अल्फा की डायमेंशन क्या होगा बताइए। ये तो रखेंगे ही नहीं, छोड़ दो, क्योंकि 0 0 0 है।
एच का डायमेंशन क्या है, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन है ml2 t-1 अपॉन kBt का डायमेंशन क्या है, ml2 t-2। ठीक है, अरे एम से एम कैंसिल कर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल कर, टी को ऊपर भेज दे तो क्या हो जाएगा बता जल्दी, क्या होगा जल्दी, क्या होगा, टी की पावर +1। चलिए इसका मतलब अल्फा यहाँ पे क्या है, अल्फा यहाँ पे टेम्परेचर है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलिए अल्फा का डायमेंशन निकल गया, टेम्परेचर था अल्फा। IDJE का क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैंने क्या करा है, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को चेंज किया है, सेम डाटा नहीं है, डाटा मैंने क्या कर दिया, थोड़ा मैनिपुलेट कर दिया, बट मिलता जुलता है। पता चला मेरा फेवरेट क्वेश्चन क्यों है। अच्छा, शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, अब इसमें शॉर्ट ट्रिक्स की बात करते हैं। शॉर्ट यार देखो, ट्रिक्स कुछ नहीं होता है, फिजिक्स कभी ट्रिक्स से नहीं पढ़ी जाती है, याद रखना इस चीज को। तो बीटेक वाले करते होंगे बट हम लोग नहीं करेंगे, बट फिर भी समय बच रहा है तो क्यों ना करें। समय कौन नहीं बचाना चाहता है, 4 मिनट के क्वेश्चन को जबरदस्ती 10 मिनट का क्वेश्चन क्यों बनाए। ठीक है, जब हमें पता है तो। ट्रिक्स क्या है, अगर लिखता है P = P0 e की पावर वट एवर, आई डोंट नो, कुछ भी लिख दिया उसने। ठीक है, तो अब कुछ मत करना, यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई है, थोड़ी देर के लिए मैं x मान लेता हूँ, तो आप क्या कर देना, x का डायमेंशन = m0 L0 T0, बस कुछ नहीं, इतना करना, ये है ट्रिक्स आपकी। मतलब e की पावर में कुछ भी लिखा हुआ है वो आपका क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, खत्म। ये है ट्रिक्स। पर ये ट्रिक्स कहाँ से आई है मैं सॉल्व करके आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको क्लियर हो रहा होगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, मे बी आगे इन फ्यूचर पूछ सकता है। चलिए इसको खत्म करते हैं यहीं पे, फिलहाल अगला क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं देंगे हम, क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है वो अगेन होमोजेनियस इक्वेशन से, होमोजेनियस लॉ है। क्या है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कहता है ax + bt² = fx। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सिंपली है कि जो आपका x है, x इज व्हाट, डिस्टेंस, t इज व्हाट, टाइम, एंड f इज व्हाट, फोर्स। ठीक है, सब जानते हैं यार, अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है a का डायमेंशन एंड b का डायमेंशन। आपको a और b का डायमेंशन फाइंड आउट करना है, जो कि क्या है, कांस्टेंट है विद डायमेंशन, डायमेंशन लेस कांस्टेंट मत कर देना इसको। ठीक है, अब वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो बात की बात है जब आप क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या, अकॉर्डिंग टू होमोजेनियस लॉ, अकॉर्डिंग टू होमोजेनियस लॉ क्या होगा, इसका डायमेंशन = इसका डायमेंशन = इसका डायमेंशन। तो यू कैन से कि ax का डायमेंशन = bt² का डायमेंशन = fx का डायमेंशन। चाहो तो आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, जिनको अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि सर ने यहाँ पे इन तीनों का डायमेंशन इक्वल क्यों कर दिया, तो मैं ऐसा इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ, ax - bt²। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, + -fx = 0। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूंगा तो यहाँ पे यू कैन से कि अकॉर्डिंग टू होमोजेनियस लॉ ax का डायमेंशन = bt² का डायमेंशन = fx का डायमेंशन, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, चलिए कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे a का डायमेंशन निकालना है, तो अगर मुझे a का डायमेंशन निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको टेक करता हूँ। जब मैं इन दोनों को लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ax का डायमेंशन = fx का डायमेंशन, x से कैंसिल, चाहो तो आप l करके कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, मैंने थोड़ा एक स्टेप क्या कर दिया, जल्दी कर दिया। तो यहाँ के a का डायमेंशन क्या हो जाएगा, f का डायमेंशन, और यू नो वेरी वेल कि f का डायमेंशन क्या होता है हमारा, mlt-2। ठीक है, तो इसका मतलब जो a है वो क्या है, फोर्स है। ठीक है, तो a को आप क्या कह सकते हैं कि जो a आपकी फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, फोर्स है। चलिए इतना तो समझ में आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a का डायमेंशन निकल गया, a का डायमेंशन क्या है, a का डायमेंशन आया यहाँ पे mlt-2, यू कैन से कि क्या है, फोर्स है। चलिए ओके, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए अगली बात करते हैं, आपको किसका डायमेंशन निकालना है, b का डायमेंशन निकालना है। अगर b का डायमेंशन निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ bt² का डायमेंशन = fx का डायमेंशन, अकॉर्डिंग टू होमोजेनियस लॉ या फिर अकॉर्डिंग टू होमोजेनियस इक्वेशन, कुछ भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको सेंस समझ में आना चाहिए। अब आपको b का डायमेंशन निकालना था, b का डायमेंशन क्या हो जाएगा, f का डायमेंशन, x का डायमेंशन अपॉन t² का डायमेंशन। अच्छा, f का डायमेंशन क्या है, mlt-2। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x का डायमेंशन क्या है, यहाँ पे x का डायमेंशन यहाँ पे हो जाएगा l, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपॉन t² का डायमेंशन इज व्हाट, t क्या है यहाँ पे, टाइम, टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, t⁻²। तो यहाँ पे जो b है, b का डायमेंशन हो जाएगा m। देखिए m रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही m है, इकलौता m है। l कितना है यहाँ पे, l है यहाँ पे 2, क्योंकि एक क्या ले रहा है, एक ले रहा है, l कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जो 2 की पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t⁻⁻4। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो b का डायमेंशन है, b का डायमेंशन क्या आ गया यहाँ पे, सॉल्व करके ml2t-4। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो ये आपका क्या हो गया, एक और क्वेश्चन होमोजेनियस से हो गया। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, वो भी होमोजेनियस से है, होमोजेनियस क्वेश्चन पर बेस्ड है। टाइम से स्पीड करके बोल लेता हूँ, आज वीडियो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। ठीक है, धीरे बोल के क्या फायदा। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन आपका आईटी जेई का ही है, आईटी जेई का पर नेट का भी है। ठीक है, कैसे है, क्वेश्चन है वॉन्डर वॉल इक्वेशन। वॉन्डर वॉल इक्वेशन यू नो वेरी वेल, पी प्लस क्या होता है, ए अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, बी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो ये तो भैया एन इक्वल टू 1 मोल के लिए, किसके लिए, एन इक्वल टू 1 मोल के लिए। बट नेट ने क्या पूछ लिया, और 3.5 मार्क्स फ्री के थे, 3.5 मार्क्स फ्री के थे। मैं कहता हूँ ना यार, देखो नेट आसान क्वेश्चन भी पूछेगा, पर वही कर पाएगा जिसने पढ़ा होगा, जिसने पढ़ा ही नहीं होगा उसके तो गए ना 3.5 मार्क्स। अब पूछा गया था कि 4 इक्वेशन दे देते और पूछ लिया था कौन सी गैस वंडरवॉल इक्वेशन गैस है, पर किसके लिए है, एन इक्वल टू 1 मोल के लिए नहीं, एन मोल के लिए। एन मोल के लिए वंडरवॉल इक्वेशन गैस क्या होती है, ये होता है एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और ये होता है एन वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, अब यार हमने तो क्या पढ़ा, हमने तो 1 मोल के लिए रट लिया है। ठीक है, बट ये एन मोल के लिए पूछ रहा है, समझ रहे हो। खैर ये चीजें मैं आपको क्या कहते हैं बाद में बताऊंगा, ये चीज आई कहाँ से। ठीक है, कि आई कहाँ से, बट फिलहाल छोड़ो यार, क्या लेना देना है आई कहाँ से, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा एक चीज अगर मैं और पूछूं यहाँ पे, कि जो पी है वो रियल प्रेशर है या फिर आइडियल प्रेशर है। वैसे तो मुझे यहाँ डिस्कस नहीं करना था, बट कोई नहीं कर लेता हूँ। ये जो पी है, ये वाला जो पी लिखा है, और ये वाला जो वी लिखा है, वी इज व्हाट, वॉल्यूम, पी इज व्हाट, पी इज प्रेशर। तो ये जो प्रेशर है वो रियल है या फिर क्या है, आइडियल है। दो ही टाइप्स के होंगे। ठीक है, एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है, एक रियल गैस इक्वेशन होती है। आइडियल गैस इक्वेशन होती है तो क्या होगा, ध्यान रखना है, आइडियल गैस इक्वेशन में आपका जो प्रेशर होता है वो आइडियल होता है, वॉल्यूम होता है आइडियल होता है, और रियल गैस इक्वेशन में प्रेशर और वॉल्यूम दोनों क्या होता है, रियल होता है। तो यहाँ पे जो आपका क्या है, प्रेशर है और वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम, दोनों ही क्या है, रियल है, याद रखना आपको। ठीक है, खैर इसको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा। तो अगेन मेरी एसटीआर की सीरीज चल रही है, एसटीआर की सीरीज भी देखो, अच्छी सीरीज है काफी, और उसको हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं। थोड़ा डाटा प्रॉब्लम होने के कारण मैं एक ही वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ, कोई नहीं, कोशिश करेंगे उस मैटर को भी शॉर्ट आउट करके, डाटा प्रॉब्लम को भी शॉर्ट आउट करके फिर रेगुलर 2 या 3 वीडियोस अपलोड करेंगे। चलिए कोई नहीं, फिलहाल क्या है, फिलहाल मैं क्या कह रहा था यहाँ पे, हाँ आपका कह रहा था कि ये क्या है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था नेट में, और यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था आईटी जेई में गया। देखो नेट तो सिंपल है, नेट में तो पूछा था कि भैया 4 इक्वेशन दे दी, 4 में से कौन सी इक्वेशन वंडरवॉल इक्वेशन है फॉर एन मोल के लिए। ठीक है, वो क्वेश्चन भी करवाएंगे। खैर छोड़िए, हमारा मेन टारगेट है यहाँ पे क्या है, आईटी जेई का क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आईटी जेई ने पूछा था ए का डायमेंशन और बी का डायमेंशन क्या होगा। तो आप अगेन क्या करो, होमोजेनियस लॉ लगाओ। अकॉर्डिंग टू होमोजेनियस लॉ क्या हो जाएगा बताइए, पी का डायमेंशन इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर का डायमेंशन। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसका और इसका डायमेंशन सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे ये चीज क्या हो रही है, ऐड हो रही है। ठीक है, ऐड होने का मतलब क्या, जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, यू नो वेरी वेल, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज और है कि एन स्क्वायर, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है या मोल होता है। चलिए तो उसको क्या करना है, आपको थोड़ी देर के लिए स्किप कर देना, छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एन स्क्वायर को कोई डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब क्यों नहीं होगा वो मैं आगे आपको समझाऊंगा क्यों नहीं होता। क्योंकि ये जो एन है ना, ये एन बहुत बड़ी चीज है, स्मॉल एम अपन कैपिटल एम होता है, और क्या एन अपॉन एन ए होता है। ठीक है, अब अगर 2 नंबर ये सब होता है, तो यार देखो ये सारी चीजें यहाँ समझाने बैठे तो लेक्चर बहुत बड़ा चल जाएगा। जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे तो वो जरूर समझाएंगे, उस टाइम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूँ मैं उसको, आईटी जेम में एक क्वेश्चन आया था वहां से। चलिए कोई नहीं, तो यहाँ पर क्या है, एन स्क्वायर क्या डायमेंशन लेस है, ए का तो हमें डायमेंशन फाइंड आउट ही करना है, और वी स्क्वायर यू नो वेरी वेल, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है। अब आपका ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा बताइए, ए का डायमेंशन हो जाएगा एफ अपॉन ए इंटू वी स्क्वायर। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एफ का डायमेंशन क्या, एम एल टी माइनस 2 अपॉन ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L2 यू नो वेरी वेल। ठीक है, अब V ऊपर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, L3। ठीक है, इससे 2 टाइम्स कट जाएगा, फाइनली ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ए का डायमेंशन हो जाएगा M L2 T माइनस 2। ठीक है, ए इज व्हाट, ए इज एनर्जी। ठीक है, तो कैलकुलेशन देख लेना, अगर कैलकुलेशन में से गड़बड़ हुई होगी तो आप इसको करेक्शन कर लेना। ठीक है, बट कैलकुलेशन गड़बड़ तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, एम एल टी माइनस 2, ओ शिट, MLT-2। लास्ट क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया है। ठीक है, कोई नहीं, आप करेक्शन कर लेना।
ठीक है। मेरे से जल्दीबाजी में साथ लास्ट मैंने फोर्स वहां से गलती से बोल दिया था, ठीक है। तो आप क्या कर लेना, वहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, कोई नहीं, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मेन क्या है, कॉन्सेप्ट को सीखना, मेन क्या है, कॉन्सेप्ट को सीखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये हो गया, तो ये आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपको v का डायमेंशन निकालना है। v का डायमेंशन क्या होगा बताइए, जो डायमेंशन v का होगा वही डायमेंशन क्या होगा, nv का होगा, ठीक है, डेफिनेटली। तो v का डायमेंशन क्या हो जाएगा, n क्या डायमेंशन लेस है और v का डायमेंशन क्या है, l की पावर 3, ठीक है। तो ये आ गया आपका v का डायमेंशन और ये आ गया आपका e का डायमेंशन, ठीक है। तो देख लेना, अगर कुछ गड़बड़ हुई होगी तो करेक्शन कर लेना, वैसे दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या है, जो अगला क्वेश्चन है, ये तो हो गया होमोजेनियस पे, बहुत होमोजेनियस है, डिस्कस कर लिया, खत्म करते होमोजेनियस को। अगला क्वेश्चन हमारा नेट और आपका नेट में भी आ रखा है और जेएनयू में भी आ रखा है। तो जो नंबर 4th क्वेश्चन है, जेएनयू में पहले आया था, उसके बाद नेट में आया था। तो देखिए दोनों का ही एक है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, कह सकते हैं कि क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे जाके आप इस इक्वेशन को पढ़ोगे, खासकर पिछली एमएससी में बहुत से स्टूडेंट्स ने इक्वेशन को पढ़ लिया होगा। चलिए कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज हमें क्या करना है, पे डायमेंशन एनालिसिस सीखना है। और डायमेंशन एनालिसिस सीखने के लिए हमने क्या करा है, यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा रखे हैं और उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम क्या कर रहे हैं, डायमेंशन एनालिसिस को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्रैश कोर्स है, तो मैं इसलिए ज्यादा बात नहीं करूंगा, किस बारे में, इधर उधर के बारे में, मतलब कहाँ से आया कैसे आया। हम क्या है, सिर्फ सीखने के लिए बैठे हैं कि चलो सीखो और आपका मार्क्स आ जाए, खत्म, चलो कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कहता है कि आपको एच गिवन है, एच क्या है यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट है। चलिए प्लैंक्स कांस्टेंट, चलिए हो गया। उसके बाद आपका सेकंड दिया इसने, क्या सेकंड दे रखा है इसने, सी इज व्हाट, सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। चलिए कोई बुराई वाली बात नहीं है, ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसने दे रखा है जी इज व्हाट, यू नो वेरी वेल, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यू नो वेरी वेल, ये क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको क्या है, क्वेश्चन में पूरा लिखा हुआ आया था कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन पूछा क्या था, क्वेश्चन पूछा था कि L इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, L किसके प्रोपोर्शनल होगा, और 5 ऑप्शन दिए थे जेएनयू में। और अगर हम बात करते हैं नेट जेआरएफ की, तो नेट जेआरएफ में 4 ऑप्शन दिए, तो 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही था, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिलहाल तो हमें क्या करना है, F की प्रोपोर्शनलिटी निकालनी है कि प्रोपोर्शनलिटी किस प्रकार से डिपेंड करती है इन तीनों पर। अच्छा एक चीज और मैं क्लियर करता हूँ, क्या क्लियर करनी है कि अगर यहाँ पे चार फिजिकल क्वांटिटीज आ जाती, मतलब अगर सपोज यहाँ पे H दिया, C दिया, G दिया है, तो जो L है वो क्या कर रहा है, H पे डिपेंड कर रहा है, C पे डिपेंड कर रहा है और G पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब वो कैसे डिपेंड कर रहा है, वो बात की बात है, वो एक बात की बात है। सपोज दैट वो कहता है कि L ईटा पे भी डिपेंड कर रहा है, L ईटा पे भी डिपेंड कर रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते, आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते, बिकॉज जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 3 HCG, यहां से हमें 3 क्या मिलेंगे, इक्वेशंस मिलेंगी। उन 3 इक्वेशंस को तो आप सॉल्व कर सकते हो, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, हमने इतनी मैथमेटिक्स सीख रखी है। पर जैसे ही मैं ईटा भी ऐड कर देता हूं तो 4 इक्वेशंस आ जाएंगी। 4 इक्वेशंस को सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल काम हो जाता है, ठीक है। तो क्या पता 4 इक्वेशन वो सॉल्व होगी नहीं होगी, ठीक है, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए क्या करेगा, इसके एक लिमिटेशन टाइप की ले लेना कि कभी भी 4 फिजिकल क्वांटिटीज में ये क्वेश्चन को नहीं देगा, मतलब कि हमेशा क्या करेगा, अगर कोई भी लेफ्ट हैंड साइड क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है बाकी की फिजिकल क्वांटिटीज पे, तो या तो वो क्या करेगा, सिंगल डिपेंडेंट होगा या डबल डिपेंडेंट होगा, ट्रिपल डिपेंडेंट होगा, कभी भी 4 फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करने वाला क्वेश्चन आपको नहीं देगा, मतलब नहीं देगा, ये बात हमने माइंड में सेट कर लो, ठीक है। तो इसकी पहली लिमिटेशन ये हो जाएगी आपकी, तो 3 ही फिजिकल क्वांटिटीज मिलेगी, जो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड को क्या करेगा, डिपेंडेंसी शो करेगा कि राइट हैंड साइड पे जो मैंने 3 फिजिकल क्वांटिटीज लिखी है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई फिजिकल क्वांटिटीज पे कैसे डिपेंड करता है। दूसरी बात और कि यहाँ पर आएगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करूंगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये जो कांस्टेंट होगा वो लिमिटेशन में आ जाती है, ये कांस्टेंट हमेशा ऑलवेज डायमेंशन लेस होगा, ध्यान रखना, हमेशा ऑलवेज। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप क्या इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, फिर दूसरा तरीका समझाएंगे, टेंशन मत लो यार, ठीक है। इससे भी छोटा तरीका है, पर कोई नहीं, पहले बड़े तरीके को सीखो, उसके बाद छोटे तरीका सिखा देंगे, कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो के है वो क्या होगा, ऑलवेज डायमेंशनलेस होगा जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे। चलिए अब इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए क्या है, जो सबसे फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा देता हूँ। जो सबसे फर्स्ट स्टेप है, आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, आपको एल का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है कि एल की जो डिपेंडेंसी है किसके ऊपर, HCG के ऊपर किस टाइप से है।
तो आपको लिखना एच एल इज प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखोगे, एच की पावर ए कर दोगे, ठीक है। अब वो ए क्यों करेंगे, बाकी बातें समझा देंगे, कोई दिक्कत मत लो। सी की पावर बी कर दो, और ये जी की पावर स्मॉल सी कर दो। देखो ये जो सी है वो क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, और ये वाला जो सी है वो एक प्रकार से क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो अभी हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना। सी इज व्हाट, सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एंड हियर इज सी इज व्हाट, सी इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू, जो हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करोगे, आपका ये फर्स्ट स्टेप हो गया। इसे मान लो हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। चलो ध्यान रखना, मैं बाद में मिटा दूंगा। चलिए, अब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा के, ठीक है। एच की पावर ए, सी की पावर बी, जी की पावर सी, ठीक है। बट ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो कांस्टेंट है क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। डायमेंशन लेस कांस्टेंट, दो टाइप्स के कांस्टेंट बताए थे, एक आपका डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है, क्या होता है, एक डायमेंशन के साथ कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, तीनों ही कांस्टेंट है, पर डायमेंशन है उन तीनों के पास। बट जो ये वाला कांस्टेंट है वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, ध्यान रखना है। चलिए, जरूरी नहीं कि तीनों कांस्टेंट आए, कभी कभी क्या करता है, फिजिकल क्वांटिटीज भी दे देता है जो कांस्टेंट नहीं होते। चलिए, तो एक दिक्कत, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि दो जो कांस्टेंट होते हैं डायमेंशन लेस भी हो सकते हैं और डायमेंशन के साथ भी हो सकते हैं। फिलहाल क्या है, ये वाला कांस्टेंट आपका डायमेंशन लेस है। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्टेप फर्स्ट हो गया, स्टेप सेकंड करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है यार, पढ़ो पढ़ाओ और सब कुछ भूल जाओ, कुछ नहीं बोलना, सब कुछ याद रखना है, ठीक है। चलो सेकंड स्टेप देखते हैं। स्टेप सेकंड में क्या करना है, आपको डायमेंशन टेक करना है। टेकिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, यहाँ लिख देता हूं मैं, टेकिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, ठीक है। जब आप दोनों साइड डायमेंशन टेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बताइए, एल। चलो, चलिए, हो गया। के क्या है यहाँ पे, डायमेंशन लेस है, डायमेंशन नहीं आएगा भाई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डायमेंशन लेस कर दो। एच का डायमेंशन कितना होगा, हम निकाल चुके हैं, चलिए दोबारा निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लैम्डा, और क्या होता है, एम भी है। लैम्डा का क्या होता है, एल। एम का कितना हो, एम एल टी माइनस 1। चलिए, यहाँ आ जाएगा एम, ठीक है। एल कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा 2। चलिए, टी हो जाएगा -1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पावर कितनी है इसकी, ए। तो मैं क्या करता हूँ, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, क्या हो जाएगा, ए, और ये क्या हो जाएगा 2a, और ये क्या हो जाएगा -a। अरे चलो भाई, समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा तो समझने की कोशिश करो, जरूर आएगा समझ में। चलिए, अब देखिए सी का पावर कितना है, बी, और सी का डायमेंशन क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट मतलब स्पीड, तो सी का क्या हो जाएगा, एल की पावर बी, टी की पावर -b। चलिए, अब आएगा अगला जी। अरे यार, जी का निकालना पड़ेगा, बहुत मेहनत करके निकालना पड़ेगा। चलिए, कोई नहीं, मैं तो वैसे डायरेक्ट कर देता, पर निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़े ना है, यही होता है फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, MLT-2, यू नो वेरी वेल, चलो दिक्कत वाली बात नहीं है। आर का क्या हो जाएगा, L2, चलो बहुत बढ़िया। एम का क्या हो जाएगा, M2, तो ये क्या हो जाएगा, देखो मैं डायरेक्ट यहाँ कर देता हूँ -1, ऊपर जाके -1 हो जाएगा। एल की पावर कितना हो जाएगा, 3, यहाँ मैं डायरेक्ट कर देता हूँ सी, एल की पावर 3c। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और टी की पावर कितना हो जाएगा, -2c। ये, चलिए, कोई दिक्कत नहीं, यही है ना, हाँ होना तो यही चाहिए। चल ठीक, अब देखो, अब क्या करते हैं अगले स्टेप में, तो स्टेप सेकंड हो गया भैया, या फिर सेकंड भी नहीं कर सकते, सेकंड को भी अभी थोड़ा सा और मैनिपुलेट करते हैं। अब देखिए, ये क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, M0 L0 सॉरी एल की पावर 1 T0, कुछ नहीं होने का मतलब 0 होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब देखिए, m की पावर, अगर आपका बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, बात आपको पता होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m की पावर a और m की पावर -c। चलिए, l की पावर 2a, ठीक है, और l की पावर +b और +3c। चलिए, और यहाँ पे आ जाएगा t की पावर -a, t की पावर -b और t की पावर -2c। तो क्या कर दिया मैंने, बेस सेम थे, पावर्स को ऐड कर दिया, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करोगे थर्ड स्टेप में भाई, थर्ड स्टेप में कंपैरिजन करवा दो। क्या करवा दो, कंपैरिजन। देखो, लेफ्ट हैंड साइड m की पावर कितनी है, 0 है। चलिए, राइट हैंड साइड m की पावर कितनी है, -a, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल गया, a = c। तो ये बात तो हमें पता चल गई, a किसके बराबर होगा, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, ओके, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पे l की पावर कितनी है, लेफ्ट हैंड साइड 1। चलिए, बहुत वेरी गुड। उसके बाद देखिए क्या है, l की पावर 2a + b + 2c। ओके भाई, इक्वेशन क्या बनती है, फर्स्ट, तो इसे सेकंड बना देते हैं।
चलिए उसके बाद टी की पावर कितनी है 0। चलो माइनस ए माइनस बी माइनस 2c कैसे कर रहे हैं यार, समझ में आ रहा है ना। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं मैनिपुलेट करने के बाद, उसके बाद देखेंगे क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है। चलिए 0 0 रहेगा, कोई बुराई वाली बात नहीं है इसमें, माइनस ए रहेगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए माइनस बी को माइनस भी रहने दीजिए, पर यहाँ पे ए को मैं सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ। तो यू कैन से सी को मैं क्या लिख देता हूँ, ए। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ए माइनस 2a कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस 3a माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा, यहाँ से आपका कंक्लूजन निकलेगा कि जो भैया b है वो किसके बराबर है, माइनस 3a के बराबर है। ठीक है, तो इसे इक्वेशन कर देते हैं 4। अब स्टेप लिखना है लिखो, फोर्थ स्टेप नहीं लिखना मत लिखो, फर्क नहीं पड़ता है यार। फिलहाल तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मिटा देंगे। चलो भैया मिट जा सिम सिम, चल बहुत बढ़िया। अब देखो क्या पता चल गया, a इज इक्वल टू सी है, b इक्वल टू माइनस 3c है। ठीक है, अब थोड़ा सा क्या करते हैं, इन दोनों चीजों को इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो इसी में इस्तेमाल करना, इसी में यूज करेंगे। जब हम इसी में यूज करेंगे तो देखो क्या आएगा, 0 0 रहेगा। ठीक है, माइनस ए तो माइनस ए रहेगा, कोई बुराई वाली बात नहीं है इसमें। माइनस बी, यार माइनस बी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस बी हो जाएगा, नहीं कुछ निकलेगा नहीं निकलेगा कंक्लूजन, चलो छोड़ो। एक काम करते हैं ऊपर वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1 1 रहेगा, 2a रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। b की जगह क्या पुट करूंगा, माइनस 3a। चलो माइनस 3 आ गया b की जगह, b की जगह क्या पुट करते हैं, माइनस 3। कौन सी इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन 2, इस वाली इक्वेशन में कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू 2a प्लस b की जगह माइनस 3a। ठीक है, और क्या था आगे, क्या था प्लस 3c की जगह अगेन क्या हो जाएगा बताइए, a। c की जगह a इज इक्वल टू c, निकाल रखा हमने। चलो 1 इज इक्वल टू, अब देखो ये क्या हो गया, इससे कैंसिल, तो यहाँ पे 2a इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2, और c भी क्या है a के इक्वल है, तो c की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1/2। चलिए हमें तो a की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई, अब हमें b की वैल्यू चाहिए भैया। अब b की वैल्यू भी निकाल लो यार, कोई बड़ी बात थोड़े ना है। b की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 से। इक्वेशन 4 से आप देख सकते हो b इज इक्वल टू क्या है, -3 है, तो b इज वर्ड -3। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1/2, तो b इज वर्ड, b इज -3/2। तो यहाँ पे तीनों को मैं अलग अलग लिख देता हूँ, a इज इक्वल टू a/2, b इज इक्वल टू a/2 एंड c इज इक्वल टू -3/2। चलिए वेरी गुड, कितना अच्छे से सॉल्व करते हैं यार हम। गलतियां होती हैं बट नहीं भी होती है। चलो अच्छा, फोर्स वाला गलत नहीं था, ठीक है, फोर्स सही था जो पीछे हमने कराया था, ज्यादा टेंशन मत लेना। मैंने कैलकुलेशन चेक करी वीडियो रोक के, ठीक है, बट पता चल गया हाँ ठीक है कैलकुलेशन सही था, पैनिक मत होना उसके लिए। बट आप भी होशियार हो, आपको पता है फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml/t-2। चलो अब देखो क्या करते हैं, फिर दोबारा इक्वेशन फर्स्ट में जाते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, L इज प्रोपोर्शनल टू h की पावर a, c की पावर b और g की पावर c। ठीक है, अब देखो L इज प्रोपोर्शनल टू, अब h की पावर a है, a का वो क्या है, a की वैल्यू कितनी है 1/2, c b है, b की वैल्यू कितनी है -3/2, और g की वैल्यू कितनी है c की वैल्यू कितनी है, अरे यार गड़बड़ हो गया क्या कर देते हैं यार, 1/2। गलतियां इतने अच्छे से कैलकुलेशन करते फिर भी गलतियां हो जाती है, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू कितनी है -3/2, और जो g की वैल्यू कितनी है c की वैल्यू कितनी है 1/2। चलो ठीक है, बहुत बहुत अच्छा। ये वैल्यू क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लेकर आए फिर दोबारा, और इक्वेशन फर्स्ट में a b c की वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी, जो हमने फाइंड आउट कर रखी है। तो L इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, hg, ठीक है, किसमें, अंडर रूट में। चलो वेरी गुड, और c की पावर कितनी हो जाएगी बताइए, c की पावर हो जाएगी 3, और 1/2 का मतलब क्या, देखिए -3/2 था तो नीचे चला जाएगा अंडर रूट में, तो आपका जो क्या होगा, L इज प्रोपोर्शनल होगा, क्या हो जाएगा, hg/c की पावर 3। चलो यार वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स MSc में पढ़ चुके होंगे, जो नहीं पढ़ चुके होंगे कोई बात नहीं, आज देख लो। ठीक है, एक फॉर्मूला भी है, यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे हम, ठीक है, वो फॉर्मूला कैसा है। चलिए फिलहाल तो क्या है आपका हो गया hg/c², बहुत ही फेमस फॉर्मूला, इसलिए पूछा जाता है हर बार। चलो ये हो गया। अब चाहे तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, चाहो तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। और ये जो क्रॉस चेक कर रहे हो ना, ये क्या है, पार्ट सेकंड है, ठीक है, जो मैं नेक्स्ट क्लास में शायद पढ़ाऊंगा। ठीक है, कोशिश तो थी कि आज ही कंप्लीट कर दिया जाए, बट मुझे लगता नहीं कि आज कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी, इतना भी बोर नहीं करना चाहिए यार किसी को। चलो L इज प्रोपोर्शनल टू √hg/c²। अब इसको क्रॉस चेक कैसे करोगे यार, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है नेट का, नेट में 5 मार्क्स, ठीक है, और JNU में कितना 4 मार्क्स। अब
अब भैया ऐसे थोड़े ना कि अभी एंगल 4 मार्क्स फ्री में मिले, 5 मार्क्स फ्री में मिले तो क्रॉस चेक नहीं करो। चलो ना यार, फ्री का बैठे हुए हो, जेएनयू में भी मोर देन सफिशिएंट टाइम होता है और नेट में भी मोर देन सफिशिएंट टाइम होता है। तो जो सफिशिएंट टाइम है इसको यूज करो, पेपर को जल्दी छोड़ने से अच्छा है क्रॉस चेक कर लो। क्रॉस चेक कैसे करोगे, देखो एल क्या है यहाँ पे, एल का डायमेंशन हो जाएगा इज इक्वल टू के, क्या था देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, एल इज इक्वल टू के अंडर रूट क्या है एच जी अपॉन सी क्यूब। अब देखो एल का डायमेंशन एल रहेगा, कोई बुराई वाली बात नहीं, के क्या डायमेंशन रहेगा अगेन बता दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे एच का जो डायमेंशन है, एच का डायमेंशन क्या आया था, एक बार और कर ले, अरे छोड़ो यार बार बार क्या करोगे, एम, ठीक है, L2 और T-1। चलो जी का डायमेंशन क्या था, डायरेक्ट करते हैं, जी का डायमेंशन क्या था, M-1, ठीक है, और क्या था L, कितना था L कितना था भाई, L3 था। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, M-1 L T-2, चलो हो गया, बहुत बढ़िया। अब L कितना है यहाँ पे, C कितना है 3, तो L3 और T की पावर -3, कुछ नहीं करा मैंने, H G और C का क्या रख दिया, डायमेंशन रख दिया विद पावर। अब देखो यहाँ पर क्या है, M से M कैंसर, चलो वेरी गुड। अब देखो L3 से L3 कैंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो T की पावर -1 -2 से ये कैंसर, ठीक है, अंदर क्या बचेगा L की पावर 2, और अंडरवुड में L की पावर 2 का मतलब है बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा L। तो देखिए राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो गया, यही हमारा अगला टॉपिक भी है, ठीक है। अगर राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है, इट्स मीन जो ये हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया वो क्या है, सही है। तो इसका मतलब हमने जो निकाला है वो क्या है, सही निकाला है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल क्या है यार, आज की क्लास को यही खत्म करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और था, वो मैं ब्लैक बॉडी से रिलेटेड है, ठीक है। आपने 11th क्लास में भी एससी वर्मा में फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, और आपका मेरे ख्याल से नेट में आ रखा है और जेएनयू में आ रखा है, जेएनयू में और नेट में आ रखा है। तो पहले जेएनयू में आया था फिर नेट में आया था, तो ये 2-3 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, उन 2 क्वेश्चन को आपको असाइनमेंट के तौर पे दे देता हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसा मैंने किया हुआ है। तो 2 क्वेश्चन है वो असाइनमेंट्स के तौर पे देता हूँ। एक क्वेश्चन जेएनयू का है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो जेएनयू में भी आ रखा है, नेट में भी आ रखा है, ठीक है। और वो अब असाइनमेंट आपको मिलेगा कहाँ, चलो कोशिश करता हूँ मैं वीडियो में उसको मर्ज करने की। अगर वीडियो में मर्ज नहीं कर पाया ना, तो यार एक काम करो, हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ अपडेट मिलती रहेगी आपको। और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे के परेशान हो गया। टेलीग्राम चैनल का लिंक अगर आपको नहीं प्रोवाइड हो पा रहा, नहीं जुड़ पा रहे हो, तो व्हाट्सएप का लिंक आप एक काम करो, व्हाट्सएप का लिंक आपको पक्का प्रोवाइड हो जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ, टेलीग्राम में मैं खुद कर दूंगा, या व्हाट्सएप में मैं टेलीग्राम का लिंक भेज दूंगा, आप वहाँ हो जाना, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपडेट रहोगे, बार बार दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और फिलहाल ये वीडियो यही खत्म करते हैं यार, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, ठीक है। फिर मिलते हैं डायमेंशन एनालिसिस के सेकंड पार्ट में डे 3 के साथ। ये डे 2 था, क्रैश कोर्स है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। दावे के साथ कह रहा हूँ, भयंकर की नेट में 30 मार्क्स तो करवा के दम लूंगा, ठीक है। और जेएनयू में भी इंप्रूवमेंट होगा। तो देखो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, 60 मार्क्स खुद निकाल देना, 30 मेरे यहाँ से पढ़ के निकाल दो यार, 90 मार्क्स हो गए, क्या हो गया, आराम से जेआरएफ हो जाएगा, ठीक है। रही बात जेएनयू की, मैंने देखा मेरा खुद का सिलेक्शन जेएनयू में 2 क्वेश्चनों से रुका है। 2 क्वेश्चन और सही हो जाते हैं, मेरा जेएनयू में आज एमएससी कंप्लीट हो चुका होता, ठीक है। बट क्या करे, भगवान को मंजूर नहीं था, वो ऊपर वाला है ना, जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो फिलहाल क्या है, फिलहाल इन 2 क्वेश्चनों का सिलेक्शन, मेरा सिलेक्शन 2 क्वेश्चनों की वजह से रुका, आपका ना रुके, इसलिए पढ़ लो यार, कुछ पैसे थोड़ा ना ले रहा हूँ पढ़ाने के। चलिए सेकंड पार्ट में मिलते हैं एक नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा, सी यू। और टेलीग्राम चैनल को जुड़ो और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, कोई सब्सक्राइब करता ही नहीं यार, सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मांगता है अपन को। चलिए बाय बाय टाटा।